For retirement, how to plan monthly income from investment in PSX? Is it possible? यानी कि ये पूछ रहे हैं कि PSX में इन्वेस्ट करके क्या आप अपनी रिटायरमेंट जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो आंसर इज़ येस, एब्सोल्युटली येस। और थर्ड, मेरा मोस्ट फेवरेट, इसको मैं कहता हूँ वेल्थ क्रिएशन प्लान, और वो है 30 ईयर प्लान। यही चीज़ अगर आप 30 सालों के लिए करेंगे तो 30 साल में आपने 7.8 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की होगी, और ये कंपाउंड हो के 50 करोड़ रुपीज़ तक पहुँचेगा। व्हाट वी शुड चेक इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इफ़ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट? बहुत ज़बरदस्त सवाल है। और IPO बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि 300 और कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल हैं। IPOs के बारे में मैं आपको दो और इम्पॉर्टेंट बातें बताता हूँ। वॉरेन बफेट कहते हैं कि चांसेस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स फाइंडिंग द बेस्ट IPO, या फिर अगर वो IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। उसके दो रीज़न हैं कि मारी एनर्जी का स्टॉक तो 1500 का होता था और अब 650 का हो गया। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे उनको पता होगा कि मारी एनर्जीज़ ने 9-1 बोनस शेयर अनाउंस किए थे। OGDCL ने भी अभी एक रिसेंट बहुत बड़ी डिस्कवरी की है। एक तरफ होते हैं इंटरेस्ट रेट, एक तरफ होती है स्टॉक मार्केट। वॉरेन बफेट भी कहते हैं जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो स्टॉक मार्केट ने ग्रेविटी की वजह से नीचे आना होता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज से कुछ दिन पहले मुझे ऐसे ही बैठे हुए ख्याल आया कि हमारी वीडियोस के नीचे इतने ज़्यादा आपके कमेंट्स आते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी के बारे में या इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में। मैं इन्वेस्टिंग कैसे करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, और अगर स्टार्ट कर लिया है तो बेस्ट तरीका क्या होता है इन्वेस्टिंग करने का। तो हमने सोचा एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। हर महीने टॉप क्वेश्चंस को कंबाइन करके आपके लिए एक वीडियो बनाएं ताकि आप अपनी जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है, फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है, उसके आपको डिटेल्ड जवाबात भी मिले और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जर्नी जो है इसको कंटिन्यू कर सकें। तो ये हमारा न्यू इनिशिएटिव, आज इसकी पहली वीडियो है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और हमें कमेंट्स में भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम ये इनिशिएटिव नेक्स्ट मंथ्स के लिए भी इसको एक परमानेंट फीचर बना दें। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, ऑलरेडी आपने इंट्रो में देख लिया है कि आज हम कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं उनको डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यासिर महमूद खान साहब पूछते हैं, फॉर रिटायरमेंट हाउ टू प्लान मंथली इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन PSX? इज़ इट पॉसिबल? यानी कि ये पूछ रहे हैं कि PSX में इन्वेस्ट करके क्या आप अपनी रिटायरमेंट जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो आंसर इज़ येस, एब्सोल्युटली येस। बल्कि मैं तो कहूँगा अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान में जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से सबसे अच्छा PSX ही है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिटायरमेंट प्लान करने के लिए आपको ना 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। फर्स्ट, आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न देगा, कितनी अच्छी कंपाउंडिंग करके देगा, यानी कि रिटर्न्स उस एसेट क्लास के कितने अच्छे हैं। ठीक है। दूसरा, फिर ऑब्वियसली रिटायरमेंट जितनी जल्दी प्लान करना शुरू करें उतना अच्छा है। और ऑब्वियसली जब आप यंग होते हैं, नई नई आपकी जॉब लगी होती है, तो आपके पास कोई लाखों करोड़ रुपए तो होते नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो मिनिमम अमाउंट होती है जिससे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, कंपाउंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और तीसरा पॉइंट होता है कि एक दफ़ा जब आपने अपना गोल अचीव कर लिया, आप साथ साथ रिटायर भी हो गए, तो अब आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर आपको एनुअल रिटर्न भी अच्छा आना चाहिए जो कि आप स्पेंड भी कर सकें। तो इन तीनों चीज़ों में PSX जो है बहुत अच्छा है। और अगर इसको हम कंपेयर करें प्रॉपर्टी से, जो कि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, तीनों चीज़ों में स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपर्टी को बीट करता है। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी एसेट क्लास के रिटर्न्स को जज करने के लिए हमेशा 25 साल का जो डेटा है उसको यूज़ करना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 1999 से, और उस वक़्त जो PSX का इंडेक्स था वो तकरीबन 900 पे होता था और आज ये तकरीबन 1,60,000 पे है। यानी कि ऑलमोस्ट कोई 180 टाइम्स जो है इसने अपनी वैल्यू बढ़ा ली है, क्योंकि कंपनीज़ ने अपने प्रॉफिट्स बढ़ाए हैं, नए नए बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं और उसमें से जो प्रॉफिट्स आए हैं उनको री इन्वेस्ट किया है। तो बिजनेसमैन जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न कमाते हैं वही स्टॉक मार्केट के थ्रू आम इन्वेस्टर को भी मिलता है। बस शर्त ये होती है कि आपने रोज़ रोज़ की ट्रेडिंग नहीं करनी। जैसे बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपने भी उनके साथ लॉन्ग टर्म में पार्टनर बन जाना है। अब इसको आप किसी भी प्रॉपर्टी से कंपेयर कर लें। वैसे तो पाकिस्तान में जो एवरेज प्रॉपर्टी के रिटर्न है एक साल में वो कोई 13 से 14% है और स्टॉक मार्केट के यही रिटर्न्स 18% हैं। रूल ऑफ 72 को समझें तो अगर आप एक प्रॉपर्टी में लेट से इन्वेस्ट कर भी लेते हैं और उधर आपके साथ कोई स्कैम नहीं भी होता, तो आपके ऑन एवरेज 5 से 6 साल में पैसे डबल होंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो ट्रैक रिकॉर्ड है लंबे अरसे पे, उसमें 4 साल में पैसे डबल हो जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेट से अगर आप 20 ईयर्स के लिए अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट के थ्रू आपके 5 दफ़ा पैसे डबल होंगे।
यानी कि 1 लाख रुपया जो है वो 32 लैक्स बन जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर इज़ 32। और अगर वही चीज़ 3 दफ़ा डबल होगी 20 सालों में, तो वो सिर्फ 1 लाख रुपये जो है वो सिर्फ 8 लाख रुपये बनेंगे। 2 रेज़ टू द पावर 3 इज़ 8। तो ये हमने देख लिया कि स्टॉक एक्सचेंज में क्योंकि बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस ओनर्स अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं और अपने पार्टनर्स के साथ इक्वल शेयर भी करते हैं टू द स्टॉक मार्केट, तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब इसको एक इम्प्लीमेंटेबल प्लान में अगर कन्वर्ट करें, और ये ऐसे नंबर्स हैं मैं अपने साथ हमेशा अपनी डेस्क पे रखता हूँ। अगर लेट से आप हर महीने 15,000 रुपये सेव करना स्टार्ट करते हैं और आप हर साल जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है इसको 15% बढ़ा देते हैं, यानी कि पहले साल में आप हर महीने 15,000 रुपये सेव करते थे और उससे अगले साल आपने इसको कोई बढ़ा के 17,000 कर दिया, उससे अगले साल में तकरीबन 20,000 हो गया। तो अगर आप ये चीज़ 10 साल के लिए फॉलो करेंगे, ये नंबर्स मैंने अपनी डेस्क पर रखे होते हैं हमेशा देखने के लिए, क्योंकि मैं भी ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो कर रहा होता हूँ। तो अगर आप 10 साल हर महीने 15,000 और हर साल उसको 15% बढ़ाएंगे तो 10 साल के अरसे में आपने 36 लाख रुपीज़ जो है इन्वेस्ट किए होंगे और ये कंपाउंड हो के 78 लाख रुपीज़ बन जाएंगे। इसको मैं कहता हूँ पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान। जब आपके पास ये अमाउंट आ जाती है फिर आप एक सिक्योर्ड तरीके से ऑपरेट करते हैं, आपको ये टेंशन नहीं होती कि हर वक्त मेरी जॉब चली जाएगी। तो यही चीज़ अगर आप 20 साल के अरसे के लिए करते हैं तो आप 1.8 करोड़ रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करेंगे और ये कंपाउंड हो के 7 करोड़ रुपए बन जाएंगे। तो ये देखें, वो जो कहते हैं ना, टाइम इन द मार्केट इज़ बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। कंपाउंडिंग आप जितनी देर के लिए ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ये जो 20 ईयर प्लान है इसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम प्लस आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके एजुकेशन का प्लान भी कह सकते हैं। और थर्ड मेरा मोस्ट फेवरेट, इसको मैं कहता हूँ वेल्थ क्रिएशन प्लान, और वो है 30 ईयर प्लान। यही चीज़ अगर आप 30 सालों के लिए करेंगे तो 30 साल में आपने 7.8 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की होगी और ये कंपाउंड हो के 50 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच जाएगी। इस पूरी कैलकुलेशन में हमने 17 to 18% जो कि स्टॉक एक्सचेंज का लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो अज्यूम किया है। और ये सारे नंबर्स आपने देखा होगा कि आप SIP कैलकुलेटर से खुद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यूज़ भी कर सकते हैं और आपने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। तो जैसे यासिर महमूद साहब ने पूछा कि PSX के थ्रू आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल फॉर एनीवन इन पाकिस्तान जिसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड भी है, डाइवर्सिफिकेशन भी है। आप सिर्फ एक बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा बिजनेसेस के साथ जो है पार्टनर बने होते हैं, तो एक तरह से आपका रिस्क भी कम हो जाता है। और दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि आप इन्वेस्टमेंट कितनी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप लेट से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाखों रुपए चाहिए, पहले आप लाखों रुपए तक पहुंचेंगे फिर आपकी जो कंपाउंडिंग है वो स्टार्ट होगी। स्टॉक एक्सचेंज में आप 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, जितनी अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आपकी कंपाउंडिंग जल्दी शुरू हो जाती है और आपको तो पता है जल्दी कंपाउंडिंग शुरू करना कितना ज़रूरी है। और अब आ जाते हैं तीसरे एस्पेक्ट पे, और वो ये है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी अपने रिटायरमेंट गोल जो है अचीव कर लिया है, या आप जब फ्यूचर में रिटायरमेंट कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर अचीव कर लेंगे तो उसके बाद ज़्यादातर लोग मैंने देखा है पाकिस्तान में क्या करते हैं, लेट से वो रिटायर हुए और उनके पास टोटल सेविंग्स जो हैं वो 2 करोड़ रुपए की हैं, तो वो उसका कोई अपार्टमेंट या इस तरह की कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं जिससे मुश्किल से कोई पाकिस्तान में जो 3% की रेंटल यील्ड होती है उसके हिसाब से कोई 50,000 रुपये आ रहे होते हैं, और वो अपनी दूसरी इनकम जो है उसके साथ सप्लीमेंट करके तो अपना पूरे जो रिटायरमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो एक दफ़ा जब आप रिटायर हो जाते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो तब भी स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपर्टी के मुकाबले में आपको एक बेहतर रिटर्न जिससे आप अपने एक्सपेंसेस कर सकते हैं वो बना के दे सकती है। और उसका तरीका ये है कि लेट से जब आप रिटायर हो गए तो ऑब्वियसली आप उतनी ज़्यादा सारी सेविंग स्टॉक मार्केट में नहीं लगाएंगे, कुछ आपको जो है ऐसी अमाउंट भी होनी चाहिए जिसमें कोई वॉलेटिलिटी ना हो। तो हम अज्यूम करते हैं कि 2 करोड़ की सेविंग्स में से 1 करोड़ या उससे भी थोड़ी कम जो है आप स्टॉक मार्केट में लगा लेते हैं, बाकी आप फिक्स्ड इनकम में रख लेते हैं। तो फिक्स्ड इनकम से भी आपको 10% का प्रॉफिट साल का आ जाएगा, और जो आपने स्टॉक मार्केट में लगाया होगा वो कंपाउंड भी होता रहेगा और उसके साथ साथ उस पर 5 से 6% जो है डिविडेंड भी आता रहेगा। तो कंबाइंड आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी उस पर आपको 7 से 8% इनकम आ रही होगी और इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपाउंड भी हो रही होगी। और लेट से आपकी कोई इमरजेंसी आ जाती है रिटायरमेंट के बाद, हेल्थ इमरजेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको पता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है उसका 90% पोस्ट रिटायरमेंट होता है। तो लेट से आपकी कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई और आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो जब आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करेंगे तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी कि आप 2 करोड़ में से अपनी मर्जी के 10 लाख जो है वो निकाल सकते हैं। सो आपकी कंपाउंडिंग भी बेहतर हो गई, आपकी जो मंथली इनकम आपके पास आ रही थी डिविडेंड फॉर्म में वो भी
बढ़ गई फ्रॉम 50,000 टू ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए, और उसके साथ साथ अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो आपके पास लिक्विडिटी भी है, आपने जितनी अमाउंट निकालनी होगी आप वो भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैंने देखा है पाकिस्तान में लोग अपनी रिटायरमेंट के बाद जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो बहुत गलत तरीके से करते हैं। तो हमें कमेंट्स में बताएं कि अगर आप इस चीज़ को मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जितने भी लोग हमारे 50+ हैं, तो हम आपको एक पूरी स्पेशल वीडियो भी बना के देंगे सारे एक्सपेंसेस के साथ कि कैसे आपको पोस्ट रिटायरमेंट अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी याद करा दूं कि हमें हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस जो है मौसूल हुए थे इस वीडियो के लिए, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने ऑलरेडी अपनी प्रायर वीडियोस में डिटेल में आंसर किए हुए हैं, लेकिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स किस वीडियो में हैं, किस टाइम फ्रेम पे हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। तो ये जो सारे स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका हम इस वीडियो में आंसर नहीं कर रहे बट ऑलरेडी हमारे चैनल पे आंसर अवेलेबल है, उन सब की लिंक्ड वीडियोस जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी में या अपने इन्वेस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो तो आप हमारी टीम को डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये फाइनेंशियल फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट की है और आज से थोड़े दिन पहले ये जो मैंने गोल्स 2026 की वीडियो बनाई थी, तो हमने अपनी पूरी कंपनी का एक मोटिव बना लिया है कि पाकिस्तान में लोगों को इन्वेस्टिंग के थ्रू जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना है उसके लिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है। तो कभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए, आप अपनी जर्नी प्लान करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है, तो आपने हमारी टीम्स को ज़रूर रीच आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और 2 क्वेश्चंस को कंबाइन कर लेते हैं जो कि हैं मारी एनर्जीज़ और OGDC के बारे में। और हमारे एक फॉलोअर हमजा साहब पूछ रहे हैं कि मारी एनर्जी का स्टॉक तो 1500 का होता था और अब 650 का हो गया, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे उनको पता होगा कि मारी एनर्जीज़ ने 9-1 बोनस शेयर अनाउंस किए थे, यानी कि एक शेयर जो है अब 9 शेयर के बराबर हो गया है। बट मैं इसको दोनों चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। मारी एनर्जीज़ और OGDCL दोनों उस कैटेगरी में आती हैं कि जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन वजह अलग अलग होती है। मारी एनर्जीज़ की ऑलमोस्ट 50% गैस जो है वो पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में आती है, और जब पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में ऑयल प्राइस इंक्रीज़ होती है तो आपकी गैस प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाती है। इससे जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर अगर ऑयल प्राइस इंक्रीज़ होती जाए तब भी आपकी गैस प्राइस जो है वो एक जगह आके रुक जाती है। तो मारी एनर्जीज़ हाई ऑयल प्राइस में, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयल तो निकालते नहीं हैं, तो गैस प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे। और OGDC जो है उनकी ज़्यादातर गैस फील्ड जो हैं वो पुरानी पेट्रोलियम पॉलिसीज़ में हैं, तो उनकी गैस की प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू उनका ऑयल से आता है, ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइस इंक्रीज़ होती है। और दोनों कंपनीज़ जो हैं ग्रोथ फेज़ में भी हैं। OGDCL ने भी अभी एक रिसेंट बहुत बड़ी डिस्कवरी की है। इसके साथ साथ आज से 1-2 साल पहले कंपनी ने अपना एक पूरा प्लान बनाया था कि हमने 50,000 बैरल्स ऑफ ऑयल की प्रोडक्शन जो है उसका एम रखा है। मारी एनर्जीज़ में आपने देखा होगा कि न्यू फील्ड जो है वो प्रोडक्शन में आएंगी अगले 1 से 2 साल में, और वो पंजाब के जो 2 फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं उनको गैस परमानेंट बेसिस पे प्रोवाइड करेंगी। और शायद मारी एनर्जीज़ पाकिस्तान की मारी फील्ड पहली फील्ड बन जाए जो कि 1000 BCF पर डे गैस प्रोड्यूस करे, 1 TCF 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। रफ अगर मैं आपको आइडिया दे दूं तो अगर ऑयल प्राइसेस $90 के अराउंड एवरेज बनती है अगले 1 साल की, तो OGDC की अर्निंग्स कोई 50 रुपीज़ पर शेयर के आसपास हो जाएंगी और मारी एनर्जीज़ की कोई 60 से 65। सो मारी एनर्जीज़ और OGDCL जो है हाई ऑयल प्राइसेस के बेनिफिशरीज़ हैं। सर्कुलर डेट, गैस सर्कुलर डेट जो उसका फ्लो चल रहा होता है, यानी कि कैश अर्निंग्स, जो कैश प्रॉफिट्स कमा रही होती हैं कंपनीज, वो भी आजकल बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक और बात याद रखनी है, वॉर से रिलेटेड अनसर्टेनिटी जो है वो ख़त्म होती है, तो फिर हो सकता है मार्केट जब रिकवर करे तो इन कंपनीज के शेयर उतना ज़्यादा परफॉर्म ना करें। अगर प्राइस अट्रैक्टिवनेस की बात करें, यानी कि कौन सी कंपनी जो है कम पी रेशो पे मिल रही है, तो फिर OGDC आजकल तकरीबन जो है 6 P रेशो पे अवेलेबल है, लेकिन मारी एनर्जीज़ जो है वो तकरीबन 10 P रेशो पे चल रही है। लेकिन मारी एनर्जीज़ का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, तो जो लोग लेट से 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, शायद उनके लिए OGDC एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो। और जो लोग लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मारी एनर्जीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है और फील्ड भी काफ़ी अच्छी है, तो वो उनके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। यहाँ मैं क्लियर करता चाहूँ कि दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, और आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उस पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। लेकिन एंड जो आपने डिसीजन लेना
है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके और सारी चीज़ों को देख के फिर डिसीजन लेना। और साथ ही साथ इस चीज़ पे भी कमेंट कर देते हैं कि मारी एनर्जीज़ का शेयर हमजा साहब ने जैसे पूछा कि 2700 पे था और अब 650 पे है, तो उसके अंदर एक चीज़ है, ऑब्वियसली जब आप पास डेटा देखते हैं तो उस चार्ट में वो चीज़ क्लियर नहीं होती कि जिसके पास उस टाइम पे जब ये 2700 का होता था एक शेयर था, आज उसके पास उसके 9 शेयर हैं, क्योंकि कंपनी ने 800% बोनस शेयर अनाउंस किए थे। तो वो जो 2700 वाला शेयर था और आज 650 का आपको लग रहा है, जब आप 650 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 6000 रुपये बन जाते हैं। तो सही कंपैरिजन है कि 2700 से आज तकरीबन 6000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है जी निज़ाम हसन साहब का, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है तो निज़ाम हसन साहब पूछते हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ का इम्पैक्ट आप PSX इन्वेस्टर्स के लिए क्या देख रहे हैं। तो चलें इसको ब्रेक डाउन करते हैं, एक दो स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको जैसे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, एक तरफ होते हैं इंटरेस्ट रेट, एक तरफ होती है स्टॉक मार्केट। वॉरेन बफेट भी कहते हैं जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो स्टॉक मार्केट ने ग्रेविटी की वजह से नीचे आना होता है। तो इस चीज़ को अगर ओवरऑल थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो ये बिल्कुल बात ठीक होती है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने से स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, लेकिन ये एक बेस लेवल जो है एनालिसिस कहेंगे। जो इसकी डिटेल्ड एनालिसिस है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच भी रहे होंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया है और आगे अगर मज़ीद इंक्रीज़ हुआ तो बुल मार्केट फ्रेमवर्क जो है वो ऑफ ना हो जाए, तो इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। पहली चीज़ ये समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर तो लो लेवल्स पे हों, यानी कि लेट से अगर 8-9% पे चल रहे होते और 1% इंक्रीज़ हो जाए तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ तो होता है, लेकिन क्योंकि अभी वो ओवरऑल बहुत एक लो इंटरेस्ट रेट होता है तो फिर बुल मार्केट फ्रेमवर्क कंटिन्यू रहता है। लोग कंपेयर करते हैं कि अगर मैं बैंक में पैसे रखूँगा तो मुझे कितना रिटर्न आएगा, दूसरा अगर मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा मुझे कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सिंगल डिजिट में होता है या 10-11% जो कि पाकिस्तान की एक नॉर्मल रेंज है, उस रेंज में हो तो फिर बुल मार्केट फ्रेमवर्क कंटिन्यू रहता है। और जब ये इंटरेस्ट रेट 13, 14, 15% की रेंज में जाता है तो फिर बुल मार्केट फ्रेमवर्क जो है वो ऑफ हो जाता है। तो बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन रहने के लिए एक चीज़ के इंटरेस्ट रेट या तो नीचे आ रहा है या एक जगह स्टेबल है, उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि उसका नंबर क्या है। तो नंबर अभी भी बहुत कम है, 11.5% पाकिस्तान की एवरेज के हिसाब से, इस वजह से इतनी घबराने की बात कोई नहीं है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट जो है इस एनालिसिस का समझ लिया। अब सेकंड पॉइंट ये है कि ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो क्यों रहा है और क्या ये आगे कंटिन्यू रहेगा। ये इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंज होने की वजह से इंक्रीज़ नहीं हुआ, ये हुआ है वॉर के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उसकी वजह से। यानी कि ये एक कोई इंटरनल चीज़ नहीं है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से इंक्रीज़ हुआ है। और स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी कहा है कि हम प्रिकॉशनरी बेसिस पे इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आपको जैसे पता है कि अमेरिका ने ये वॉर स्टार्ट की और सीज़ फायर भी अमेरिका ने मांगी, तो ज़्यादा टाइम तक ये वॉर कंटिन्यू नहीं रहेगी। और हमने एक स्पेशल वीडियो भी जो आज से 1 महीना पहले आपसे शेयर की थी, उसमें पुराने सारे रेफरेंसेस के साथ शेयर किया जिसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है जब ऑयल महंगा हो जाता है। उस सारा आपको शो किया कि थोड़े टाइम में जैसे ही वॉर का इफेक्ट जो है ख़त्म होता है, ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं, ये इंटरेस्ट रेट भी वापस नीचे आने लग जाता है। तो ये हमने दूसरा पॉइंट समझ लिया, और वो ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है ये वॉर टाइम प्रिकॉशनरी बेसिस पे हुआ है। ये कोई मैक्रो इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेट साइकिल जो कि इंक्रीज़ होने की तरफ जा रहा होता है, हम वहाँ नहीं जा रहे। सो जैसे ही अगले 1 से 2 महीने में चीज़ें जो हैं स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगी, तो अगली 1 से 2 मॉनेटरी पॉलिसी में मोस्ट प्रॉब्ली ये इंटरेस्ट रेट का जो इंक्रीज़ हुआ है ये फिर से रिवर्स भी हो जाएगा, और हमें पास्ट इवेंट्स जो वॉर रिलेटेड होते हैं जिसमें ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है वो भी हमें यही शो करता है। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि मैंने इसको अपनी इन्वेस्टिंग में कैसे अप्लाई करना है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है तो सिक्लिकल्स और ऑटो सेक्टर और ये जो सारी चीज़ें हैं ये नीचे जाने लग जाएंगी और मैं इनको अवॉइड करता हूँ, और जो सेफ सेक्टर्स हैं बैंकिंग सेक्टर, इनमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं जो थोड़ा सा लंबा सोच रहे होते हैं, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, वो क्या करते हैं कि क्योंकि ये जो नेगेटिव प्रेशर आता है इन स्टॉक्स में और ऐसी कंपनीज़ जो कि उस वक्त के लिए थोड़ी सी डिसएडवांटेज हो जाती हैं, और अगर वो ऐसी वैल्यूएशन पे आ जाएं, ऐसी प्राइस पे आ जाएं कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएं, तो वो उसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशंस बिल्ड कर लेते हैं। सो ये थी 3 स्टेप एनालिसिस ऑन PSX ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कमेंट्स में हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर 50 कमेंट्स आए इंटरेस्ट रेट्स के इंक्रीज़ का इम्पैक्ट
और डिटेल में एनालाइज करने के लिए, तो फिर हम इस पे एक स्पेशल वीडियो भी बना देंगे और उसके अंदर पूरी डिटेल होगी पास्ट की भी, कि कैसे जब इंटरेस्ट रेट थोड़े से इंक्रीज़ हुए लेकिन फिर से डिक्रीज़ हो जाते हैं, बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन रहता है। तो आपने हमें कमेंट्स में बताना है और हम एक स्पेशल वीडियो इस पे, जैसे हमने वॉर टाइम इन्वेस्टिंग पे बनाई थी, आपके लिए नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ले आएंगे। आइए आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कह रहे होते हैं कि हम कब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें, बेस्ट टाइम इन्वेस्ट करने का, स्टार्ट करने का क्या है। तो इससे रिलेटेड मैं पिछले 1 महीने से जैसे आपको एक्सप्लेन कर भी रहा हूँ कि ये जो पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ द यूएसए ईरान वॉर, उसमें डेटा शो करता है कि बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो गई है रिटेल इन्वेस्टर्स ऑफ पाकिस्तान के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बल्कि याद दिलाना चाहूँगा, रीसेंट वॉर में PSX की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से PSX की 2024 या फिर 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे PSX में इन्वेस्टमेंट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SECP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस पाकिस्तान के सब टॉप बिजनेसेस की आप ओनर्स की तरह समझ लें, तो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के लिए प्री रजिस्टर ज़रूर कर लें ऑन आवर वेबसाइट। इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 6.0 बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है और मैं आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ के ज़रिए सिखाऊंगा कि टॉप कंपनीज टू इन्वेस्ट इन कैसे ढूंढते हैं। सी यू इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फसी उल हसन साहब पूछते हैं कि इजंट इट बेटर टू जस्ट कीप डिपॉजिटिंग मनी इन ब्रोकरेज अकाउंट ईच मंथ एंड देन वेट फॉर द मार्केट टू डिप एंड बाय एट दैट मोमेंट। सो डेटा तो ये शो करता है कि अगर आप सिस्टमेटिकली सही तरीके से हर महीने इन्वेस्ट करते रहें तो ओवरऑल आपका रिटर्न जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा रादर देन वेटिंग फॉर बाइंग द डिप। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिंग में एक इमोशनल एंगल भी होता है, हमेशा अगर इंसान के पास थोड़ा बहुत कैश अवेलेबल हो तो वो सेफ फील करता है और जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है वो उसको इन्वेस्ट कर देता है। तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके, क्योंकि आपने रिटर्न्स भी अपने मैक्सिमाइज़ करने हैं और साथ साथ एक ऐसा सिस्टम भी क्रिएट करना है कि जिसके अंदर आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर सके, ताकि जो नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं वो एक्चुअल में आपकी लाइफ में रिजल्ट भी शो करें। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को कंबाइन करते हुए मैं सबको 2 एक्शनेबल पॉइंट्स जो है वो रेकमेंड करता हूँ। फर्स्ट ये है कि जब बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन हो और आपको लग रहा हो कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा रैली कर लिया है, 50% बढ़ गई है, 60% बढ़ गई है इन 6 to 9 मंथ्स, और एक करेक्शन जो है वो आ सकती है अगले 1 से 2 महीने में, तो आप 10 to 20% कैश जो है उसको होल्ड कर लें और फिर जब डिप आए तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लें। और दूसरा एक्शनेबल स्टेप मैं जो सबको कहता हूँ वो ये है कि कभी अगर आपको लगे कि बुल मार्केट फ्रेमवर्क जो है वो ऑफ हो गया है और थोड़े सालों में लग रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं जा रही, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, बेयर मार्केट के चांसेस लग रहे हैं, तो आपकी जो परसेंटेज ऑफ सेविंग्स थी जो आपने स्टॉक्स में लगाई हुई थी, लेट से आपके पास अगर 50 लाख रुपए की सेविंग्स थी और बुल मार्केट के टाइम पे आपने 30 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई थी और 20 लाख जो है दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट किया होता, तो अगर बेयर मार्केट आ जाए तो आप उस परसेंटेज को कम कर दें, आप 30 लाख के बजाय 15 या 10 लाख तक भी आ सकते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कब कैश रखना चाहिए, उसको इन 2 एक्शनेबल स्टेप से जो है आप अपनी इन्वेस्टिंग को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर GSN बावर साहब पूछते हैं व्हाट वी शुड चेक इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इफ़ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट। बहुत ज़बरदस्त सवाल है और IPO बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि 300 और कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल हैं। 300 कंपनीज अवेलेबल थी, आपने सबके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ था, आपने सबकी फेयर वैल्यू जो है अपने माइंड में कैलकुलेट की हुई थी और आप देख रहे थे किसकी प्राइस जो है वो क्या चल रही है, कौन सी जो है सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो जब एक IPO आता है तो आपके पास 301st कंपनी आ जाती है, उसको भी आपने उसी तरीके से पढ़ना है, उसका बिजनेस भी उसी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और अगर वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यानी कि लेट से आप पोर्टफोलियो में अपने 10 कंपनीज रखते हैं और वो टॉप 10 में आ रही है तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर देना है। कोई भी कंपनी अगर IPO में आ रही होती है तो वो इन्वेस्टर के लिए कोई बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपने उसको उसी तरीके से ट्रीट करना होता है जैसे बाकी सारी लिस्टेड कंपनीज अवेलेबल होती हैं। IPOs के बारे में मैं आपको 2 और इम्पॉर्टेंट बातें बताता हूँ।
वॉरेन बफेट कहते हैं कि चांसेस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स फाइंडिंग द बेस्ट आईपीओ, या फिर अगर वो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। उसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट ये है कि आप खुद सोचें आईपीओ असल में होता क्या है, कि किसी ने भी एक अपनी कंपनी क्रिएट की है और अब वो उसको बेचने आ रहा है, उसका कुछ हिस्सा बेचने आ रहा है। तो कोई भी ओनर क्यों चाहेगा कि वो एक अपनी कंपनी को उसने इतनी मेहनत से बनाया है उसको कम प्राइस पे बेचे। तो द चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ कंपनी रियली अंडर वैल्यूड इन आईपीओ इज़ लेस देन कि जो कंपनीज ऑलरेडी ट्रेड कर रही होती हैं। देखें, और तो मार्केट में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कोई सेक्टर का भी डिसएडवांटेज हुआ होता है, किसी कंपनी में लिक्विडिटी कम होती है या किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो उसकी वजह से उसकी प्राइस नीचे आ जाती है, उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो एक आईपीओ में बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी का आना जो है उसके चांसेस कम होते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि जब आप कोई नॉर्मल शेयर बाय करते हैं स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड होता है, तो आपका जो ब्रोकर होता है उसको 0.15% तकरीबन कमीशन मिलता है उस बाय सेल पे। लेकिन जब आईपीओ में कोई उसको सब्सक्राइब करता है तो उसका जो ब्रोकर होता है उसको 1% कमीशन मिलता है। तो देखें, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो इससे रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड प्रमोशन भी ज़्यादा होती है। और लास्ट एक चीज़, बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि आईपीओ की प्राइस क्या थी और उसके 6 महीने बाद उस शेयर की प्राइस क्या चल रही थी, तो वो देखते हैं कि अगर अच्छा गेन है उस परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं और मार्केट से कंपेयर करते हैं। इसमें लोग एक गलती कर जाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर जब बुल मार्केट चल रही होती है उसी टाइम पे आईपीओज अच्छा परफॉर्म करते हैं और उस टाइम पे ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली एक बुल फ्रेमवर्क में चल रही होती है। तो आप उसको आईपीओ की प्राइस से जो है कंपेयर ना करें, क्योंकि उस टाइम पे तो मुश्किल से एक बंदे को हज़ारों के ही कुछ शेयर मिलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है। और अगर आपने 2 लाख रुपए की बिड लगाई होती है तो मुश्किल से आपको उसमें से कोई 50,000 के शेयर मिलते हैं। तो जो रियल प्राइस होती है जिससे कंपेयर करना चाहिए वो होती है कि जब एक दफ़ा उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए और उसमें इतनी बाइंग सेलिंग हो जाए कि आप जितना भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे, 5 लाख 10 लाख, वो आप इजीली बाय कर सकते, उस प्राइस से फिर कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो एक ज़्यादा रियलिस्टिक प्राइस होती है जिस पे आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और असजद मज़ाहिर साहब पूछते हैं कि लॉटकैम इज़ लुकिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ ईपीसीएल। दे मैंशनड इन देयर एनालिस्ट ब्रीफिंग के ईपीसीएल को एक्वायर कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी कम हो रही है, तो हमें ईपीसीएल और लॉटकैम में इन्वेस्टमेंट को कैसे देखना चाहिए। सो ये दोनों केमिकल की कंपनीज़ हैं और ये दोनों जो केमिकल बनाती हैं उसकी इंटरनेशनल प्राइस सेट होती है, उसी प्राइस पे जो है ये कंपनीज़ पाकिस्तान में सेल करती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है ना, वो इस बिज़नेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो ईपीसीएल का प्रॉफिट्स जो हैं जिस तरीके से कम हुए पिछले 2-3 सालों में, उसका एक फैक्टर ये था कि ये गैस से बिजली बनाते थे और गैस की कीमत कैप्टिव गैस पावर प्लांट्स के लिए आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा महंगी हो गई। तो एकदम से वो बिज़नेस के जो पूरे प्रॉफिट्स थे वो इरोड हो गए। तो अब अगर आप लॉटकैम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये किस प्राइस पे ईपीसीएल को ख़रीदेंगे। और ऑब्वियसली जब वो पेमेंट करेंगे और उसके लिए अगर मज़ीद डेट की रिक्वायरमेंट हुई तो वो फिर लॉटकैम की बुक पे आ जाएगी। तो पहले तो आपने इस चीज़ का वेट करना है कि किस प्राइस पे ये ट्रांजैक्शन होगी, ताकि आप जो न्यू बिज़नेस ऑफ लॉटकैम है जिसमें ईपीसीएल भी इंक्लूडेड है उसको कंबाइन करके देख सकें कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। इसके साथ साथ लॉटकैम जो है अपनी बिजली की कॉस्ट को कम करने के लिए सोलर, विंड और शायद कोल का पावर प्लांट इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो उसमें भी आपने देखना है कि फ्यूचर में इधर से जो सेविंग होगी उसके हिसाब से कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स कैसे लग रहे हैं। इसके साथ साथ जो नेगेटिव डेवलपमेंट्स हैं जो फ्यूचर में अफेक्ट करेंगी वो ये है कि जैसे पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ एग्री किया है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इंपोर्ट की ड्यूटीज़ कम करेंगे, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स पे जब इंपोर्ट की ड्यूटीज़ कम होती हैं तो फिर जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा होता है, कंपनीज़ को भी उसके हिसाब से अपनी प्राइस कम करनी पड़ती है। वो एक एडिशनल जो है बर्डन क्रिएट कर देता है प्रॉफिट्स के ऊपर। इन दोनों कंपनीज़ पे हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं दोनों के बिजनेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, पीवीसी के बिज़नेस को भी एक्सप्लेन करने के लिए, और इसके साथ साथ जो पीटीए का बिज़नेस होता है, रॉ मटेरियल जो है वो ऑयल से लिंक्ड है या नहीं है, वो सब हम अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, आप उसको भी देखें। और फ्रेमवर्क ये है कि आपने अब लॉटकैम प्लस ईपीसीएल के बिज़नेस को कंबाइन करके और जो बैलेंस शीट होगी लॉटकैम की उस पर जितनी डेट लेनी पड़ेगी उनको ये एक्विजिशन कंप्लीट करने के लिए, उसके हिसाब से देखें कि इस कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स कितने बनते हैं, और अगर ये अच्छी एक अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा हो फ्यूचर सारी चीज़ों को देखते हुए, तो फिर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, और सनाउल्लाह जतोई साहब पूछते हैं पीएबीसी प्लीज़, पीएबीसी को एक्सप्लेन करें कीपिंग इन व्यू द अफगानिस्तान सिचुएशन। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। आप लोग सब जैसे बेवरेज पीते होंगे, पेप्सी, कोक, नेक्स्ट कोला,
इस सब में जब भी आप कोई कैन कंज्यूम करते हैं उसका 100% चांस होता है, अगर तो वो इम्पोर्ट नहीं हुआ हुआ तो उसका कैन जो है वो PABC ने बनाया हुआ है। और आपने ना अगली दफ़ा जब कोई भी ड्रिंक बाय करेंगे किसी सुपरमार्केट से तो उसको रोटेट करके पीछे साइड पे देखना भी है और उस पर लिखा भी होता है PABC। तो ये एक मोनोपोली बिज़नेस है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस जो है वो बनते हैं वो PABC बनाता है। और इनकी कैपेसिटी तकरीबन 1 बिलियन कैन से भी ज़्यादा की है। फैसलाबाद में ये फैक्ट्री लोकेटेड है। और आज से 1 साल पहले तक जो पाकिस्तान में लोकल कंजम्पशन होती थी कैंस की वो कोई 300 मिलियन से 400 मिलियन कैंस की होती थी। तो बाकी सारी जो क्वांटिटी होती थी वो अफ़गानिस्तान ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती थी। और इसका रीज़न ये था कि अफ़गानिस्तान में क्योंकि पेट्रोलियम तो कोई प्लांट है नहीं, तो उधर प्लास्टिक की बॉटल्स उस तरीके से होती नहीं है, और उधर का जो टेरेन है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, रगड़ है, वहाँ कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट भी नहीं की हुई कंपनीज़ ने। तो उधर अफ़गानिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कैंस की डिमांड है। उधर ज़्यादातर जैसे पाकिस्तान में 3 बिलियन पेट बॉटल्स, जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं वो 3 बिलियन सिंगल सर्विंग जो है कंज्यूम होती है, और कैंस जो हैं सिर्फ 300 मिलियन। लेकिन अफ़गानिस्तान में उल्टा है, अफ़गानिस्तान में कैंस की प्रोपोर्शन ज़्यादा है, इवन दो उनकी ओवरऑल मार्केट जो है पाकिस्तान से कम है। तो अफ़गानिस्तान में ऑलमोस्ट 600 से 700 मिलियन कैंस की डिमांड होती है, और ऑब्वियसली उसमें से ज़्यादातर डिमांड जो है वो काबुल के आसपास के एरिया में होती होगी। तो अगर आप अफ़गानिस्तान का मैप देखेंगे तो फैसलाबाद में जो फैक्ट्री है इसका डिस्टेंस काबुल से बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू जो दूसरे कैंस के प्लांट्स लगे हुए हैं, उज़्बेकिस्तान में लगे हुए हैं और दूसरी कंट्रीज़ में लगे हुए हैं। तो जो ज़्यादातर डिमांड होती है, 4 बड़ी MNCs हैं अफ़गानिस्तान में जो कैंड प्रोडक्ट्स बेचती हैं, कैंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो उनके लिए ये फैक्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा करीब पड़ती है। तो ये ऑलमोस्ट 500 मिलियन से भी ज़्यादा कैन अफ़गानिस्तान बेचते होते थे। अब पिछले 1 साल में इस कंपनी पे 2 नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो गई। एक तो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया, तो अगर आप अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और आप दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करेंगे, लेट्स से श्रीलंका कर सकते हैं या जहाँ भी आपको ऑर्डर मिला, तो उसमें आपके प्रॉफिट्स पर कैन जो है वो कम होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो उस यूरोपियन प्लांट्स भी अवेलेबल होते हैं सप्लाई करने के लिए। तो जब अफ़गानिस्तान की मार्केट बॉर्डर क्लोजर की वजह से बंद हो गई तो एकदम से कंपनी के प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। और इसके साथ साथ वो जो IMF का ड्यूटी रिडक्शन प्लान आया, तो जो इम्पोर्टेड कैंस पे ड्यूटी होती थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई और आगे मोस्ट प्रॉब्ली और ज़्यादा कम होगी। तो उससे लोकल बिजनेस भी अफेक्ट हो गया। तो क्रक्स ये है कि PABC का बिज़नेस अफ़गानिस्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और जब तक ये बॉर्डर जो है वो बंद रहता है तो फिर इस बिज़नेस से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस फीचर को जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे और कल को अगर बॉर्डर खुलता है तो ये कंपनी एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी भी हो जाती है। बल्कि मैं तो कहूँगा ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर खुल गया तो कोल की सप्लाई जो है शुरू हो जाएगी, सीमेंट कंपनीज एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगी, तो सीमेंट सेक्टर को फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ ये मेडिसिन की कंपनीज जो हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, वो अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट करती हैं, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से नंबर 1 बेनिफिशियरी कंपनी ऑफ अफ़गानिस्तान बॉर्डर ओपनिंग इज़ एक्चुअली PABC। सो लास्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आपने फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना है और हमें बताना है कि हम इस इनिशिएटिव को नेक्स्ट मंथ के लिए भी कंटिन्यू करें। और जितने भी क्वेश्चंस थे जो आपने पूछे, अगर आप किसी पे भी जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स या फिर लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट कैसे प्लान करते हैं, अगर आप उस पर एक और मज़ीद डिटेल्ड वीडियो प्रॉपर A to Z देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें बताएं। किसी भी क्वेश्चन पे अगर 50 कमेंट्स आएंगे कि इस चीज़ पे हमने एक और डिटेल्ड वीडियो देखनी है, तो फिर हम वो वीडियो आपके लिए जो है वो कुछ ही दिनों में शेयर कर देंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।